So last class we have seen this question और प्रीवियस क्वेश्चन भी हम लोग देखे थे। और प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि ये बात कुछ ऐसे था, ये चेन अगर यहाँ से फिसल के इस पोजीशन में आता है, व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ द चेन दिया था। मैं आपको क्लू दिया था, फॉर ए सेमी सर्कुलर आर्क द सेंटर ऑफ मास एट ए डिस्टेंस इज एट ए डिस्टेंस 2r/π। अब बात कुछ बदल गया है, यहाँ पर ये सेमी सर्कुलर नहीं है, क्वार्टर ऑफ सर्किल है। सपोज इसका मास m दिया है, नहीं दिया है, हम एज्यूम कर लेते हैं m दिया है। तो पता करना है कि जब ये यहां से फिसल के यहां पर आएगा, फाइनली सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी हियर, यहां पे। पहले कहां था, कुछ यहां पे, तो कितना नीचे आया पता चल जाएगा। लॉस इन पोटेंशियल इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। पता ये करना है कि कितना है, व्हाट इज दिस हाइट, है कि नहीं। अब सोचो तो, मान लो कि यहां पर एक मास है और यहां पर एक मास है, ऐसा सोचो ये एक मास है, ये एक मास है, और इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है। हम कह सकते हैं इसका सेंटर मास कुछ यहाँ पे, इसका सेंटर मास कुछ यहाँ पे, और दोनों का बीचों बीच सेंटर मास यहाँ पे, है कि नहीं। अगर हम एक मास को रिमूव कर देंगे, जैसे इधर वाला मास को रिमूव कर दिया गया, तो सेंटर मास पहले कहाँ था, यहाँ था। By removing a part of the mass, center of mass will shift towards the added mass or towards the removed mass or away from the removed mass. तो पहले सेंटर मास कहाँ था, 2r/π में। ये आधा हिस्सा को निकाल दिए, तो ये इधर को भागेगा, भागे नहीं भागेगा। तो आप कहोगे पहले वो जहाँ था वहां से थोड़ा इधर आ जाएगा, ये समझ में आना चाहिए। मतलब हाइट विल रिमेन सेम, हमेशा समझ में नहीं आया। अच्छा ठीक है, चलो मानते हैं इसका सेंटर मास यहाँ है। अगर ऐसा ही एक दूसरा हिस्सा यहाँ पर होता, अगर एक सेपरेट हिस्सा यहाँ पे होता, यहाँ पे, तो उसका सेंटर मास भी कहाँ होता, कुछ यहीं पे होता, सिमेट्री से। दोनों का मिलके सेंटर मास यहाँ पे। अगर इसको निकाल दिए तो क्या बच जाएगा, खाली इसका यहाँ पे। ऐसे भी समझ सकते हो। मतलब दिस हाइट विल स्टिल रिमेन कितना, 2r/π। सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आ, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, ये पूरा है πr/4, नहीं पूरा होता है 2πr, 2πr/4 होता है πr/2। ये πr/2 तो ये हो गया πr/4 बन गया। तो आप कहोगे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितना लॉस हुआ, यहाँ से यहाँ तक गया, कितना, mgh, h मतलब 2r/π प्लस ये कितना था, πr/4, 2r/π/πr/4। आप लोग भी ऐसे ही सोचे थे ना, हाँ, दैट इज इक्वल टू हाफ mv²। m अननोन था, खा गया दूसरे को। r का वैल्यू पाई दिया था, सो इट इज 2। r का वैल्यू पाई और π² का वैल्यू 10 था, 10/4 इज 2.5। दैट इज इक्वल इनटू g इज इक्वल टू v²/2। क्या यहाँ से v का वैल्यू मिला, देखो तो ये हो गया 4.5 इंटू 10 इज 45 इंटू 2 इज 90, v इज √ऑफ। Oh, I'm so thankful to my dear children. So you have got it, √of 90 मीटर पर सेकेंड। कितने लोगों का हुआ था? अब तुम कितने अच्छे हो जानने के लिए, पास दिस क्वेश्चन टू सीनियर्स एंड सी। करके देखो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, जस्ट पास दिस क्वेश्चन एंड सी। वेरी गुड। नाउ लेट्स सी अनदर क्वेश्चन में जो दिया था क्लास में, वो कुछ ऐसे था। ये v0 है, ये v0 है, ये m है, ये 2m है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है। क्वेश्चन था बोथ ब्लॉक्स पर इम्पार्टेड सेम वेलोसिटी v0, सेम स्पीड v0 साइमल्टेनियसली, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। इसमें थीम लाइन, क्लू लाइन क्या था, रोनो गलत बताया था तो आज बताएगा क्या था। एट मैक्सिमम कंप्रेशन, मोमेंटम सेम रहेगा, बाकी समय सेम नहीं रहेगा क्या, हर वक्त मोमेंटम सेम रहेगा, गड़बड़ हो गया। एट मैक्सिमम कंप्रेशन, वेलोसिटी विल बी सेम। क्योंकि कोई चीज अगर मैक्सिमम कंप्रेस हो गया और पास नहीं जा सकता, मतलब दोनों रिजिडली कनेक्टेड है, दोनों का वेलोसिटी तो बराबर होना ही है ना। तो याद रखना है मैक्सिमम कंप्रेशन, एट मैक्सिमम compression let their velocities
at maximum compression let their velocity is be like v dash, velocity is v dash। अच्छा, तो मोमेंटम कंजर्व्ड है। पहले मोमेंटम कितना था 2m v0, तेरा नहीं हुआ है ना रौनक, तो लिखता क्यों बोल। पहले मोमेंटम क्या था, इसका 2m v0, इसका m v0, टोटल मोमेंटम कितना हुआ, देखो बोल ही नहीं पा रहा, ये इधर जा रहा है m v0 में, ये इधर आ रहा है 2m v0 में, तो नेट मोमेंटम क्या था 2m v0 माइनस m v0 जो कि इधर को था। फाइनली वेलोसिटी अगर v डैश है तो दोनों का वेलोसिटी बराबर है, मैक्सिमम कंप्रेशन में दोनों का वेलोसिटी बराबर है, तो हम कहेंगे 3m v डैश, है कि नहीं। ऑल दी थ्री मासेस और ऑल दी मास 3m इज मूविंग विद वेलोसिटी v डैश। पक्का इधर को ही जा रहा होगा। क्या यहाँ से हमें v डैश का वैल्यू मिला, हाँ मिला, क्या है v0/3। तो मैक्सिमम कंप्रेशन, जब कंप्रेशन हुआ तो हम देखेंगे द काइनेटिक एनर्जी, ह्यूज पार्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग बॉडी हैज बीन कन्वर्टेड इनटू स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो हम कहेंगे गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितना गेन हुआ है, अगर कंप्रेशन x है तो हाफ के स्क्वायर। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ है, पहले कितना था अब कितना है, पहले कितना था, इसका था हाफ m v0 का स्क्वायर और उसका था हाफ 2m v0 का स्क्वायर, इसका भी तो v0 था। अच्छा, माइनस हाफ टोटल मास 3m, दे आर मूविंग विथ v डैश का स्क्वायर। क्या बात समझ में आया, यस। तो इट इज हाफ 3m v डैश का स्क्वायर। थोड़ा जगह बना के लिखते हैं, हाफ 3m v डैश का स्क्वायर। v डैश का वैल्यू डालो, व्हाट इज अननोन, ओनली x, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर नोन टू यू। v डैश का वैल्यू क्या है v0/3, तो ये v0²/9 हुआ, 3 खा गया तो मिला v0²/6 और ये सारे m पे कट जाएंगे, यहाँ से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, मिलेगा। सिंपल तो था, क्यों नहीं कर पाया, बाकी लोग किए थे नहीं किए थे। चलिए, तो ये कहानी था कि अगर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट नहीं है तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट है तो क्या होगा। कंजर्वेटिव फोर्स किसको कहते हैं, समझ में आ गया। कंजर्वेटिव फोर्स किसको कहते हैं, इफ द वर्क डन बाय ए फोर्स इन मूविंग ए बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, इट डिपेंड्स अपॉन फ्रॉम व्हाट पॉइंट टू व्हाट पॉइंट यू आर गोइंग, देन इट इज कॉल्ड ए कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स के चलते वार्डन डिपेंड करता है कहाँ से कहाँ तक गया, मतलब अगर घूम फिर के वापस अपनी जगह पे आ जाएगा वार्डन होगा 0। ठीक है, थोड़ा सा चीज है, क्यों ना लिख ले हम लोग। यहाँ पे हम लिखेंगे जो हम जानते हैं इसके हिसाब से कंजर्वेटिव फोर्स किसको कहते हैं, when work done by a force is independent of the path followed, इसको कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। इट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। हम लोग पहले भी पढ़े, वर्क डन बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स in moving a body over any closed loop is 0। हम बताए थे कि कंजर्वेटिव पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हुए बताए थे
whenever work is done by any system, the energy of the system decreases. When work is done against the system, if it is a conservative system, energy will increase. If it is a non-conservative system, the energy will convert into other form of energy. तो अगर कोई कंजर्वेटिव फोर्स की बात है, यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना वर्क होता है बाय द फोर्स, वापस आने में उतना ही फोर्स होता है, उतना ही वर्क होता है अगेंस्ट द फोर्स। तो अगर ऐसे घूम के आ जाऊंगा तो टोटल वर्क डन क्या हो गया? 0, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाते वक्त सम वर्क इज डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, यहाँ से यहाँ तक वापस आते वक्त सेम वर्क इज डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है, यहाँ से यहाँ पर आया, इधर से आया या इधर से आया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं कहूँ कि पेन को मैं यहाँ से उठाया, ऐसे घुमा फिरा के ऊपर ले आया, व्हाट इज टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटी? 0, क्योंकि इसे जाते वक्त वर्क वाज डन अगेंस्ट ग्रेविटी, आते वक्त वर्क वाज डन बाय ग्रेविटी। समझ में आया क्या? तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स है उसका नेचर ये है कि अगर घूम फिर के आप अपनी जगह पे वापस आ जाओगे, टोटल वर्क होगा 0। क्या बात समझ में आ रहा है? हजम हो रहा है? जैसे मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ पूछने के लिए, बताने के। देखो तो सपोज ये कोई एक पार्टिकल है, पार्टिकल को ए से बी, बी से सी, सी से डी लिया गया और ऐसे लिया गया और ऐसा लिया गया। There are 2 possible paths to which a body can be taken from A to B, either following the path A C D B or A E B। ठीक है? A conservative force can displace a body from A to B in 2 different paths. Values given represent work done by the force over the part of path। तो ऐसा करके कोई ले सकता है। दिया है यहाँ पर 20 जूल्स, यहाँ पर दिया है -5 जूल्स, ये दिया है 62 जूल्स, ये दिया है -37 जूल्स, ये दिया है W3। फाइंड W3। तो क्या दे रहा है? A से C जाने में वर्क डन बाय द फोर्स, रिप्रेजेंट द वर्क डन बाय द फोर्स ओवर द पार्ट ऑफ द पाथ। ये 20 जूल हुआ, यहाँ से यहाँ तक जाने में वर्क डन बाय द फोर्स हुआ -5 जूल, यहाँ पर 62 जूल, यहाँ पर W3, यहाँ पर -37 जूल। बताओ W3 क्या है? कैसे निकालेंगे? W3 ये 62 जूल से पूछा है, W3 बताओ। अरे तो कंजर्वेटिव फोर्स है, इधर से जाओ जितना वर्क होगा, इधर से जाओ उतना ही वर्क होगा। ये तो आप कहोगे एज फोर्स इज कंजर्वेटिव। तो आप कहोगे 20 -5 + 62 = -37 + W3। क्या यहाँ से W3 नहीं निकल जाएगा? यस, हर कोई कर सकता है, सिंपल क्वेश्चन, सारे बच्चे कर सकते हैं। दिमाग को मेहनती करो, वो बहुत लेजी है। आपके माँ बाप आपको इंस्टिगेट करते हैं, नहीं व्हिप करते थे, अरे करो करो करो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, स्कूल जाओ जाओ जाओ। अगर कुछ नहीं बोलेंगे, सोचो मम्मी पापा विल सिंपली नॉट लुक एट यू। सुबह उठा, ब्रेकफास्ट रखा है, लंच रखा है, डिनर रखा है, ड्रेस रखा है, सब खाना पीना छोड़ के कुछ नहीं बोल रहा है कोई, क्या हाल होगा तुम्हारा? कुछ नहीं बोलेंगे। यू आर जस्ट लाइक ए VIP गेस्ट इन योर हाउस। 1 साल में पूरा बर्बाद हो जाएगा, लेकिन कुछ ही नहीं बोलेंगे। खाया कि खाया, नहीं खाया नहीं खाया, लेकिन सारा खाना पीना चीज सारे जुगाड़ दे देंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। सो दे आर व्हिपिंग यू, इंस्टिगेटिंग यू टू गो फॉर। तो आप भी अपने आप को इंस्टिगेट करना शुरू करो। आप ढंग से ज़्यादा देर सोच नहीं पाते, अरे मैं क्यों नहीं सोच पा रहा हूँ ज़्यादा समय मन लगा, आई मस्ट बी एबल टू थिंक। तो ये हो गया बात। अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में हम क्या करेंगे? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की केस में
हमें एक्स्ट्रा चीज क्या मालूम है? एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल दीजिए तो। फ्रिक्शन सबसे कॉमन फोर्स है, नहीं? मैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, डैम्पिंग फोर्स, एयर रेजिस्टेंस फोर्स, ये सारे ठीक है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। योर मस्कुलर फोर्सेस। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? व्हेनेवर, इसका तो पहला डेफिनेशन, नॉन कंजर्वेटिव मतलब क्या है? क्या डेफिनेशन? जैसे कंजर्वेटिव का डेफिनेशन जानते हैं, इट इज नॉट कंजर्वेटिव, खत्म, जितना सिंपल डेफिनेशन है, इट इज नॉट कंजर्वेटिव, है कि नहीं? कंजर्वेटिव मतलब तो अभी देख ली, नॉट कंजर्वेटिव तो कंजर्वेटिव नहीं, खत्म, ठीक है। अच्छा, दूसरा हुआ war done against a non-conservative force converts the mechanical work into other form of energy। क्या बात समझ में आया? तो इन द absence of non-conservative forces, the total mechanical energy remains constant। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जो हम लोग पढ़े थे, इन द एब्सेंस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, इसको अभी मॉडिफाई करेंगे और बड़ा इंटरेस्टिंग है ये पार्ट भी। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट है तो क्या होगा? इफ सम वर्क इज डन अगेंस्ट द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो उतना पार्ट का मैकेनिकल एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो इसको हम कह सकते हैं लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी। लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो आपको हो गया इट इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये हो गया क्रीम सेंटेंस, जिसको लेके हम लोग आगे की चीज आगे बढ़ाएंगे। अगर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, अगर कंजर्वेटिव फोर्स होता तो क्या होता था? वो फिर उस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी हो जाता था। कंजर्वेटिव सिस्टम में व्हेनेवर वर्क इज डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव सिस्टम फोर्स, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में रहता था, मतलब मैकेनिकल एनर्जी रह जाता था। लेकिन यहाँ पर तो ये दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना मैकेनिकल एनर्जी लॉस हो जाएगा? जितना वर्क हुआ अगेंस्ट दी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये हैंडराइटिंग ठीक नहीं दिख रहा है तो दोबारा लिख रहा हूँ, वही लिख रहा हूँ, कोई दूसरा नहीं। नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है, जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल। सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक ब्लॉक है, इसका मास m है, इसको मैं v0 वेलोसिटी में फेंका और ये गया जाके यहीं कहीं रुका। स्टॉप समवेयर हियर ऑन द वे, ये जाके यहाँ रुक गया। ये ब्लॉक स्टॉप्स समवेयर हियर। फेंके थे हम यहाँ से, वो आके रुक गया यहाँ पे। क्यों रुक गया? पक्का देर फ्रिक्शन। सपोज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, क्या बता सकते हो कितना दूर जाके रुकेगा? आफ्टर व्हाट डिस्टेंस इट स्टॉप्स? फ्रिक्शन है तो रुकेगा। तो आपके पास ढेर सारे तरीके। पहला तरीका हुआ कि निकालो इनिशियल वेलोसिटी v0 है, फाइनल वेलोसिटी 0 है। जब ये स्लाइड करके जा रहा था उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स था म्यू mg, तो रिटार्डेशन था म्यू g। वेलोसिटी कब घट के 0 होगा? इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, फाइनल वेलोसिटी मालूम है, रिटार्डेशन मालूम है, डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल सकोगे, v स्क्वायर प्लस 2s करके निकाल सकते हो, है कि नहीं? तो फाइंड आफ्टर व्हाट डिस्टेंस the body stops। ये हो गया क्वेश्चन। मैं आपको दोनों मेथड में करना चाहता हूँ। पहला मेथड हुआ कि ये जो ब्लॉक जा रहा था स्लाइड करके, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ आ रहा था। अगर इसका मास m है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है,
तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना था, म्यू एम जी, याद है कि नहीं, म्यू आर, स्लाइड कर रहा था म्यू आर। तो आप कहोगे इनिशियल वेलोसिटी क्या था, वी नॉट, फाइनल वेलोसिटी रुक गया, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन कहाँ, ये तो इधर जा रहा था, उल्टा आ रहा था, फोर्स, इट इज फोर्स बाय मास दैट इज इक्वल टू म्यू जी। ये एक्सीलरेशन नहीं, ये क्या था, रिटार्डेशन था कि नहीं, इट वाज रिटार्डेशन। पूछा है कितना दूर जाएगा, अब एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, ये फॉर्मूला तो सबको आता है। सर यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन लेंगे। लेंगे क्यों भाई, फोर्स कांस्टेंट है कि नहीं जब कोई बॉडी स्लाइड कर रहा है तो। सर बट वो सर डिस्टेंस दिया है ना, तो वो अरे जब ये रास्ते में स्लाइड करके जा रहा था, स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, हर वक्त म्यू एम जी तो होगा। सेम ही डायरेक्शन। हाँ सेमी डायरेक्शन मतलब ये जा रहा है सीधा तो। हाँ तो अगर बॉडी स्लाइड कर रहा है, फेंके यहाँ से रुका, तो फोर्स कांस्टेंट है तो रिटर्डेशन भी कांस्टेंट है कि नहीं। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, वी तो जीरो है, जीरो का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दिया है वी नॉट का स्क्वायर बाई 2a, ए कितना दिया है माइनस म्यू जी, मारपीट करो तो मिला वी नॉट स्क्वायर बाई 2 म्यू जी। इतनी समय के बाद, इतना डिस्टेंस के बाद रुकेगा, जो काइनेमेटिक्स की मोशन इक्वेशन एनालिसिस करके हम लोग की। यूजिंग द concepts of work energy, power and law of conservation of mechanical energy, the loss in kinetic energy is equal to, or loss in mechanical energy is equal to work done against friction। समझ में आया क्या। तो आप कहोगे यहाँ पर जब यहाँ से यहाँ पर गया, देखो शुरू में कुछ काइनेटिक एनर्जी था और जाके रुक गया, तो देयर इज ए लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हुआ। अच्छा तो फिर कहाँ गया वो एनर्जी, इट इज वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, क्योंकि वो एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट नहीं हुआ, लॉस हो गया। तो आप कहोगे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स कितना हुआ, फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एम जी था, उसके अगेंस्ट में कितना दूर गया है एस, कितना लॉस हुआ काइनेटिक एनर्जी, सारा लॉस हो गया, जो था पूरा गया। अच्छा तो फिर एस का वैल्यू क्या हो गया, वी नॉट स्क्वायर बाई 2 म्यू जी। क्या बात समझ में आया। हाँ टोटल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ पर तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस ही नहीं हुआ है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ है, जिस लेवल पे था उसी लेवल पे है। क्या बात समझ में आया। ठीक है, एक दूसरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन में देना चाहता हूं आपको, थोड़ा इसको कर लेना। सपोजिंग हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक इंक्लाइन प्लेन है ऐसा वाला, सम इंक्लाइन प्लेन लाइक दिस, और चलो मानते हैं इस प्लेन के ऊपर मैंने रखा है कोई एक ब्लॉक को जो कि ऐसा है। I allow this block to slide down, ये ब्लॉक को मैं नीचे आने के लिए अलाउ करता हूँ, और दिया गया है कि यहाँ पर जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ऑन द ट्रैक इज एवरीवेयर इट इज म्यू, और ये डिस्टेंस दिया हुआ है L। If this block slides down from A to B, what is the work done against friction? Find the work done against friction when the block slides down from A to B। क्वेश्चन समझ में आया। If block slides down, if the block slides down from A to B, find work done against फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा, और दिया है कि ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, क्वेश्चन में दिया है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है रास्ते में। तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन जानने के लिए हमें फ्रिक्शनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पता करना है। क्या आप लोगों को याद है कि जब ये ब्लॉक कुछ यहाँ पे आ गया होगा, यहाँ पे, तो
क्या बता सकते हो इसके ऊपर क्या नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा? कैन एनीवन हेल्प मी? व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक एट दिस पोजीशन? अगर इसका मास m है और ये एंगल थीटा है तो mg cos थीटा इधर को होता था, तो नॉर्मल रिएक्शन भी होगा mg cos थीटा, है ना? ये r है और क्योंकि स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी तो म्यू आर ही होगा। तो हम कुछ ऐसे कहेंगे, हियर r इज mg cos थीटा। क्या बात है, सबको समझ में आ रहा है? क्यों mg cos थीटा हुआ, समझ में आया? क्योंकि जो mg है इसको हम दो टुकड़े में डिवाइड कर सकते हैं। कैसा कैसा टुकड़ा? एक टुकड़ा ऐसा और दूसरा टुकड़ा ऐसा। एक mg sin थीटा, एक mg cos थीटा। mg cos थीटा के बराबर होगा mg r। अंडरस्टैंडिंग? r इज इक्वल टू mg cos थीटा। फ्रिक्शनल फोर्स म्यू r, क्योंकि बॉडी स्लाइड कर रहा है, म्यू mg cos थीटा। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, इट इज, मुझे मालूम नहीं है डिस्टेंस कितना है, कुछ तो डाटा दिया नहीं है, थीटा भी नहीं दिया है, थीटा इज आल्सो नॉट गिवन टू अस। सपोज ये डिस्टेंस s है, फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट में कितना वर्क हुआ? इट इज फ्रिक्शनल फोर्स इनटू s, दैट इज इक्वल टू म्यू mg s cos थीटा। देखो हमें थीटा नहीं दिया था, s भी नहीं दिया है, लेकिन s cos थीटा क्या है? हम जानते हैं दिस बाई दिस इज इक्वल टू s। l बाई s इज cos थीटा, तो l कितना हो गया? s cos थीटा। समझ में आ रहा है? तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं म्यू mgl। देखा, ये किसी भी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, कितना टेढ़ा है, कहां से, डिपेंड करता है हॉरिजॉन्टल बेस लेंथ कितना है। दैट्स इंपॉर्टेंट क्लू टू बी रिमेंबर। द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन only depends upon the horizontal distance moved, कितना? l, mu mgl। क्या बात समझ में आया? लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज mu mgl। ठीक, हो गया ना? आया समझ में? है ना इंटरेस्टिंग रिजल्ट? कहने का मतलब है, अगर मैं आपको पूछता हूं कि यहाँ पर दो इंक्लाइन प्लेन है, आई विल शो यू टू इंक्लाइन प्लेन्स। ये है एक, रुक रहे, ये हुआ पहला इंक्लाइन प्लेन और ये हुआ दूसरा इंक्लाइन प्लेन। अगर मैं छोटा सा ब्लॉक को यहां से स्लाइड करवाता हूं या फिर यहां से स्लाइड करता हूं, दोनों ही केस में द ब्लॉक स्लाइड्स फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम। इन व्हिच केस, अगर म्यू बराबर है, इन व्हिच केस वाटर अगेंस्ट फ्रिक्शन इज मोर, सेम। ये बात है, बेटा इतना दूर आएगा वाटर अगेंस्ट फ्रिक्शन ज्यादा होगा। हाँ, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द हॉरिजॉन्टल बेस लेंथ। क्या बात समझ में आया? सिंस बोथ द केसेस में वाटर अगेंस्ट फ्रिक्शन इज इक्वल टू सेम एज म्यू mg l। अगर a टू b और c टू b, दोनों ही केस में वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन along CB और AB are same as mu mgl। क्या बात समझ में आ रहा है? अच्छा, ठीक है। तो अब ये जितना थ्योरी हम लोग देखे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का इंटरप्रिटेशन का, उसको लेके न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, a block thrown on a rough horizontal floor, with
काइनेटिक एनर्जी के स्टॉप्स ओवर 6 मीटर, 6 मीटर जाने के बाद रुक जाता है। कोई रॉक फ्लोर पे कोई ब्लॉक को फेंके, 6 मीटर गया और रुक गया। व्हाट वाज काइनेटिक एनर्जी? व्हाट वाज दी काइनेटिक एनर्जी आफ्टर मूविंग 1 मीटर? 1 मीटर जाने के बाद उसका काइनेटिक एनर्जी क्या था? 6 मीटर जाने के बाद रुक गया, 1 मीटर जाने के बाद काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? व्हाट वाज द काइनेटिक एनर्जी आफ्टर मूविंग 1 मीटर? ये ब्लॉक है, यहां से हमने इसको धक्का दिया, जब धक्का दिया तो पता चला 6 मीटर जाके रुका। मतलब जब 1 मीटर गया था कुछ काइनेटिक एनर्जी दिए थे, कितना था कि ये जाके रुका यहाँ पे, 6 मीटर जाके रुका। मतलब जब वो 1 मीटर गया होगा तब तो चल रहा होगा। क्वेश्चन है अगर चल रहा है तो काइनेटिक एनर्जी होगा। काइनेटिक एनर्जी है तो कितना था काइनेटिक एनर्जी बता। क्वेश्चन इज व्हाट वाज द काइनेटिक एनर्जी हियर? हाँ हाँ कोई बताए? सर K/6 नो, नो नो नो, जोर से। So 5 दैट्स करेक्ट। देखो भाई अगर ये 6 मीटर जाने में उसका काइनेटिक एनर्जी के घट जाता है, 1 मीटर जाने में कितना घटेगा? K/6। 6 मीटर जाने में कितना घट जाता है? K, क्योंकि रुक गया। और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स तो वही है, तो 1 मीटर जाने में कितना घट जाएगा? K/6। घट गया K/6 था, K घट गया K/6 तो क्या मिलेगा? 5K/6। समझ में? तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि सपोज ये K डैश है, अगर वैसे समझ में नहीं आया तो आप कहोगे कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। ये वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। अच्छा तो फिर कितना लॉस हो गया? पहला केस में K था 0 हो गया, वार्डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कितना हुआ? फ्रिक्शनल फोर्स इंटू 6 मीटर गया। दूसरे केस में कितना लॉस हो गया? K डैश कितना गया है? फ्रिक्शनल फोर्स इंटू 1 मीटर गया है। अगर K है 1 मीटर जाने के बाद काइनेटिक एनर्जी अगर K डैश था, कितना लॉस हो गया? K माइनस K डैश। जस्ट डिवाइड, फ्रिक्शनल फोर्स क्या था मालूम नहीं है, जरूरत भी नहीं है, मिला K बाई K माइनस K डैश इज इक्वल टू 6 और K डैश इज 5K/6। ऐसा भी सोच सकते हो। समझ में आया? सबको समझ में आया? श्रेष्ठा रॉय ठीक। अगला क्वेश्चन। ठीक है ठीक है, थोड़ा मेहनत करो इसको बनाने में। ये कोई एक मान लो कि इंक्लाइन प्लेन है। मानना क्या है? जो दिख रहा है वही। दिस इज व्हाट इज एन इंक्लाइन प्लेन। सपोजिंग हम कोई एक ब्लॉक को यहां से छोड़े, यहां से छोड़ दिए, दिस इज व्हाट इज द ब्लॉक, और ये यहां से फिसल गया, यहां पे नहीं रुका, आके यहां पे रुका। बात समझ में आया? बस कोई डाटा नहीं दिया, दिया ये है कि ये जो डायग्राम दिया गया इसमें ये लेंथ को चलो मानते हैं A है और ये लेंथ को B मानते हैं, ये लेंथ को B मानते हैं और चलो मानते हैं कि ये लेंथ को C। ऐसा करके दिया है, बस दिया है कि ये लेंथ था A, ये लेंथ था B और ये लेंथ था C। The block sliding from P stops at Q। क्वेश्चन समझ में आया? ब्लॉक स्लाइडिंग फ्रॉम P स्टॉप्स एट Q। इफ म्यू इज सेम एवरीवेयर, व्हाट इज दैट म्यू? क्या राइमिंग हो गया नहीं? हाँ, ब्लॉक स्टार्टिंग एट P स्टॉप्स एट Q। इफ म्यू इज सेम एवरीवेयर, व्हाट इज दैट म्यू? मजा है? हाँ, निकाल। हाँ, तो क्या कहेंगे? ब्लॉक स्लाइडिंग फ्रॉम P stops at Q
if mu is same everywhere, EVERY, where find mu, बस mu हर जगह बराबर है तो mu कितना है बताओ। देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, तुम लोगों के लिए कितना मस्त मस्त क्वेश्चन दे रहा हूँ। विल नॉट फाइंड दिस बुक क्वेश्चंस इन योर बुक, कुछ बुक में मिल जाएंगे अच्छे बुक्स में, सारे में नहीं मिले। क्या क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया ना? यहाँ से कोई पिछला रुक गया, बताओ म्यू कितना है? हाँ, स्लाइडिंग फ्रॉम मतलब शुरू किया वहीं से। तो बताओ P से Q आने में, क्योंकि ढेर सारी चीजें करना है, आई डोंट थिंक वी डोंट हैव सफिशिएंट टाइम, बहुत सारा वैरायटी की क्वेश्चन करना है, सॉरी आगे बढ़ते हैं क्योंकि इस आर्टिकल को खत्म करते हैं, अगली क्लास पावर देखने वाले हैं हम लोग, है ना। A by B plus C and that is correct, मस्त देखा। तो ये जब P से Q आया, हम कहेंगे इसका मैकेनिकल एनर्जी लॉस हुआ है कि गेन हुआ है? पहले तो रेस्ट में था, अब भी रेस्ट में, काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ कि गेन हुआ? कुछ नहीं हुआ, लेकिन पहले यहाँ था अब यहाँ है, पोटेंशियल गेन हुआ कि लॉस हुआ? तो ओवरऑल मैकेनिकल एनर्जी लॉस हुआ। लॉस हुआ मतलब पक्का समवर्क इज डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स। तो आप कहोगे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी गया कहाँ? काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं, इट इज वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। कितना पोटेंशियल लॉस हुआ? P से Q गया, कितना नीचे आया? A, मास कितना दिया नहीं, फिर भी mga कह सकते हैं, लॉस हुआ mga। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, P से इस पॉइंट को कुछ भी नाम दे दो, T दे दो, P से T आने में कितना वर्क डन हुआ अगेंस्ट फ्रिक्शन? म्यू mg बेस लेंथ है कि नहीं? थीटा वटा से कोई मतलब ही नहीं है, म्यू mg भी। और T से Q जाने में कितना वर्क डन हुआ अगेंस्ट फ्रिक्शन? म्यू mg, क्योंकि जब स्लाइड कर रहा था फ्रिक्शनल फोर्स म्यू mg था, डिस्टेंस गया है c, mg को खा गया। A इज इक्वल टू म्यू टाइम्स b प्लस c, और म्यू इज a बाय b प्लस c। देखा, ये लोग निकाल दिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अच्छे बच्चे। आया समझ में? सबको समझ में आया? अगला bullet fired in horizontally into a disc with speed comes out on other side with speed 5 u0 by 6। समझ में? 5 u0 by 6। पद्ममुख क्लास रे अच्छी छोटा वाले को था वा छोटा वाले पर आज पठी दी। हाँ तुम कौन करी छोटा पर हम कोई ना छोटा सुनो हो आशा। So it is coming out to be comes out on other side with speed 5 u0 by 6। ठीक है, find how many such discs are required to stop the bullet। 6। नहीं आया, निकाल। बोला कि एक डिस्क था, ये था एक डिस्क, आपने इसके अंदर कोई बुलेट फायर किया,
u0 स्पीड में, तो निकला बाहर u0/6 में और 5u0/6 में। ऐसे कितने रो डिस्क रख देंगे कि रुक जाएगा? रोकना है इसको, समझ में आ रहा है? इसको रोकना है। हाउ मेनी शॉर्ट डिस्क आर रिक्वायर्ड? और सबसे पहली बार मालूम, ये काफी दिन पहले पहली बार आया था आईआईटी में, तब आईआईटी स्क्रीनिंग हुआ करता था, बहुत पहले की बात है। आई एम टॉकिंग अबाउट 80s 5, ये तब आईआईटी में स्क्रीनिंग में नहीं, मेन में ही आया था। 5u0/6 निकलता है, ठीक है। तो क्या आप बता सकते हो कि इसका स्पीड क्यों घट गया इन टर्म्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी के लाइन पे सोचेंगे तो काइनेटिक एनर्जी घट गया है बिकॉज व्हेन इट वाज पासिंग थ्रू, ये इसके अंदर से जाने की कोशिश कर रहा था और इसके ऊपर कोई फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा था पक्का, उसके अगेंस्ट में वर्क हुआ, एनर्जी घट गया। एनर्जी क्यों घटा? बिकॉज इट डिड सम वर्क अगेंस्ट द रेजिस्टेंस फोर्स, है कि नहीं? और हर एक डिस्क में वही रेजिस्टेंस फोर्स मिलेगा, उतना ही मोटा ही मिलेगा। हर एक डिस्क में जब वो घुस के जाएगा सेम रेजिस्टेंस फोर्स मिलेगा और उतना ही दूर जाना पड़ेगा। इसका क्या मतलब हुआ? लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी सेम इन ईच डिस्क। इसमें जितना लॉस हुआ दूसरे में भी उतना ही लॉस होगा, तीसरे में भी उतना ही लॉस होगा। समझ में आ रहा है क्या? नहीं आदित्य आया? तो हम क्या कहेंगे इसमें? क्लू पॉइंट क्या हो गया? लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज सेम इन ईच डिस्क, दैट इज कितना? ये वहां का जो रेजिस्टेंस फोर्स इनटू जो थिकनेस है, डिस्क का जो थिकनेस है, दिया नहीं है ना, फ्रिक्शनल फोर्स दिया है ना एस दिया है, लेकिन जो भी है उतना ही होगा। हर जगह फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट में डिस्टेंस जाना होगा ही नहीं होगा, बस खत्म। तो एक में कितना लॉस हुआ, कितने में सारे लॉस हो जाएगा? एक में कितना लॉस हुआ? हाफ एम यूज कर लेके गया, इतना निकला। तो आप कहोगे और थोड़ा यहाँ पे लिखे, दैट इज दिस इज इक्वल टू, थोड़ा यहाँ पर लिखता हूँ, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? दैट इज इक्वल टू हाफ एम u0 स्क्वायर में फेंके, निकला हाफ एम 5u0/6 का स्क्वायर, है कि नहीं? इतने लेके घुसा, इतना लेके निकला, बाकी कहाँ गया? वर्णन, ठीक है। लेट in such disks are required to stop the bullet, तो आप कहोगे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्सेस। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ? रुक गया। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स कितना हुआ? एक में होता है हाफ एम यू स्क्वायर माइनस हाफ एम 5u/6 का स्क्वायर, है कि नहीं? एक में लॉस इतना होता है, लेकिन हम n2 डिस्क लिए हैं, कितना लॉस होगा? n इंटू दिस। एक में अगर इतना लॉस होता है, n डिस्क में कितना लॉस होगा? इतना। दैट मस्ट बी इक्वल टू टोटल लॉस, है? तो n का वैल्यू निकाल, ये हाफ एम यूज करके निकाल के फेंको इधर उधर, बेकार का भीड़ बढ़ा रहा है। गया तो बन गया 1 इज इक्वल टू n इंटू 1 माइनस 25/36, 36 11/36, 11/36 no, so it is coming out to be n is equal to 36/11 is 3 point something, हाँ, तो लिखेंगे 4 डिश। so you need 4 dishes, 4 dishes, समझ में आया? You need 4 dishes to stop the. Sir, here though we cannot say कि वो frictional force से है, but No, it's a resistance force. कहने के लिए frictional force बोलता हूँ, लिखा थोड़ी कहीं भी frictional force में चला, resistance force नहीं। तो कितना डिश चाहिए उसको रोकने के लिए? 4 डिश चाहिए। क्या बातें समझ में आया? समझ नहीं आया। क्यों? वो वाला part half and ये देखो ना, जब ये इसके अंदर से घुसा और निकला, कुछ काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ? इतना लेके गया, इतना लेके निकला, कितना लॉस हुआ? दिस माइनस दिस। एक में जितना लॉस होता है दूसरे में भी वही होता है, तीसरे में भी वही होता है। क्यों? द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज रेजिस्टेंस फोर्स इनटू एस,
हर एक में रेजिस्टेंस फोर्स वही मिलेगा, थिकनेस एस वही मिलेगा, है कि नहीं? कोई पूछेगा जब बुलेट घुस के इधर से गया इधर से निकला कितना काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ, या तो आप इनिशियल माइनस फाइनल करो या फिर देखो कि क्या फोर्स था कितना दूर गया। फोर्स और डिस्टेंस क्या हर एक डिस्क में बराबर नहीं है तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हर डिस्क में बराबर है। एक डिस्क में लॉस होता है इतना, मान लो कि n टू डिस्क में पूरा लॉस हो जाएगा तो रुकेगा, तो n टाइम्स दिस मस्ट बी इक्वल टू हाफ mu स्क्वायर। समझ में आया क्या? n टाइम्स दिस। क्यों गौरव समझ में नहीं आया? आया? देख मस्त, क्यों चीजें समझ में आया क्या? चलो मैं एक तो सिंपल क्वेश्चन आपको देता हूं, पहले देखता हूं आप लोग सोच पाते हो क्या। क्वेश्चन, ए बॉल ऑफ मास 2 kg was dropped from a height of, ये स्कूल वाले भी पूछते हैं क्लास 9 में, ध्यान रख लेना। ए बॉल ऑफ मास 2 kg was dropped, ड्रॉपर क्या लिखा है, ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट 20 मीटर इफ इट penetrates into ground up to 0.5 meter, find average ground resistance force। क्या मेरी बात समझ में आया? कोई बॉल को 20 मीटर ऊपर से गिराया, जमीन में गिरने के बाद अंदर तक धंस गया, कितना धंस गया? 0.5 मीटर। तो बताओ कि ये बॉल के ऊपर ग्राउंड जो रेजिस्टेंस फोर्स दे रहा था वो कितना था? कैन यू थिंक? सोचो, आप सोच सकते हो, सोचवान लोग हैं। सोचना, बीस मीटर से गिरा, 0.5 मीटर अंदर घुस गया, 2 kg का बॉल था। चलिए थोड़ा मैं यहाँ पर सुंदर सा फिगर बनाता हूँ, तब तक आप लोग सोच रहे हो। ये था आपका बॉल, ये गिरा यहाँ से, और ये कहाँ पे गिरा? ये यहाँ पे गिरा। गिरने के बाद क्या हुआ? बॉल अंदर घुस गया। कितना अंदर घुस गया? हाफ मीटर, 0.5 मीटर। ये 0.5 मीटर अंदर चला गया, ये गया है 0.5 मीटर। पूछा बताओ ये बॉल जब आ रहा था, ये बॉल के ऊपर रेजिस्टेंस फोर्स क्या आया था? व्हाट वाज द रेजिस्टेंस फोर्स ऑन द वे? जब ये बॉल आ रहा था इसके ऊपर रेजिस्टेंस फोर्स क्या आया था? तो बॉल अंदर जा रहा हो तो रेजिस्टेंस फोर्स को रोकने की कोशिश कर रहा होगा, ऐसा करके। व्हाट वाज दैट फोर्स? यू वांट टू नो? You want to know the resistance force। क्या बॉल का मैकेनिकल एनर्जी लॉस हुआ है? पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ है? हाँ है। काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ है? नहीं, शुरू में भी नहीं था, अभी नहीं। तो मैकेनिकल एनर्जी लॉस हो गया। लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट एंड अगेंस्ट द रेजिस्टेंस फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ पर कौन सा मैकेनिकल एनर्जी लॉस हुआ है? काइनेटिक पोटेंशियल। तो हम कहेंगे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट अगेंस्ट द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ कौन बताएगा? 2 kg का मास था, यहां से वहां पर गिरा, जमीन से कितने ऊपर था? ये 20 मीटर ऊपर था। व्हाट इज द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी? रौनक दत्ता। एम दिया, जी दिया, एच दिया, हाथी दिया, घोड़ा दिया, सब कुछ दिया। वैल्यू बताओ। व्हाट इज द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट इज फॉलिंग फ्रॉम हियर टू हियर? 2 into 20.5 into g। दैट्स करेक्ट। कितना नीचे आया? 20.5 आया है। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी 2mg इनटू कितना नीचे आया? 20.5। काफी लोग 20 ले लेते हैं, इसलिए मैं बोला ये 0.5 को भी लेना है क्योंकि अंदर गया। दैट इज इक्वल टू व्हाट नेगेटिव फ्रिक्शन कितना हुआ? रौनक दत्ता अगेन। फोर्स F लगा है, इसके अगेंस्ट में कितना वर्क हुआ यहाँ से यहाँ तक जाने में? F के अगेंस्ट में कितना गया? यहाँ से यहाँ पर कितना दूर? 0.5। इतना ही तो बोला है, 0.5। क्या आप यहाँ से F का वैल्यू पता नहीं कर सकते हैं?
यस 420 आया क्या? So 820. 820 न्यूटन। ऐसे आया समझ में? सबको समझ में आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा घुमाते हैं तुम लोग। ये हो गया कोई इंक्लाइन प्लेन और ये गया ऐसा और फिर गया ऐसा और हुआ यूं है कि ये डिस्टेंस दिया हुआ है। ये डिस्टेंस कितना दिया है? ये डिस्टेंस दिया है समथिंग लाइक से 3 मीटर और यहाँ पर म्यू दिया है 0.2, ठीक है। और यहाँ पर कोई एक ब्लॉक रखा था ए में और ये जो ब्लॉक रखा था वो ब्लॉक भी कहीं अजीब सा हाइट पे था। क्या हाइट पे था? से इट इज समथिंग लाइक 12 मीटर। 3 मीटर इतना दिखता है, 12 मीटर इतना दिखता है। हाँ दिखता है, हम क्या करें? फिगर इज नॉट अप टू स्केल, दैट्स ऑल, इतना लिखा है। नहीं, फिर भी थोड़ा नाजायज चीजें नहीं लिखना चाहिए, तो थोड़ा इसको ऐसे करें। हाँ ठीक। अब क्या हुआ? ये ऐसा है दिया। क्वेश्चन में क्या है? यू सी क्लियरली द क्वेश्चन। ये जो सेक्शन है आपका, ये वाला सेक्शन, ये सेक्शन का ये क्या इतना गंदा है, ये A to B जो है वो 3 मीटर लंबा है और ये स्मूथ है। दिस इज स्मूथ, दिस इज ऑल्सो स्मूथ। द ब्लॉक इज अलाउड टू स्लाइड डाउन, इट कम्स डाउन एंड गोज अप। ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, बट ये रीजन स्मूथ नहीं है। छोड़ देंगे तो क्या होगा? दिस ब्लॉक विल स्लाइड हियर 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 हियर, क्लाइंब अप टू सर्टेन हाइट, फिर आएगा नीचे, नहीं फिर इधर चलेगा। अगर सोचो क्वेश्चन को बढ़िया से, फिर आंसर को करने की कोशिश करोगे तो मजा आएगा। पहले क्वेश्चन को समझो। मान लो कि यहाँ पे कहीं भी कुछ भी फ्रिक्शन नहीं होता, ये इधर से फिसलता है, स्विंग आके इधर चढ़ता है। कितने ऊपर तक चढ़ता है? 12 मीटर, क्योंकि हाइट पॉइंट में वेलोसिटी 0 होगा, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल बराबर है, ये 12 मीटर तो 12 मीटर है। लेकिन अब ये फ्रिक्शन है, क्या ये फिसलेगा तो 12 मीटर तक चढ़ेगा? उसे ज्यादा चढ़ेगा कि कम चढ़ेगा? कम चढ़ेगा। मान लो चढ़ा 10, मालूम नहीं कितना, फिर वहां से फिसलेगा इधर और कम और कम और कम और कम करते 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 कहाँ रुकेगा फाइनली? ऑन ए बी। क्वेश्चन ये है कि कितने बार इधर उधर होगा और कहाँ पे रुकेगा? ए से कितने दूर पे हो रुकेगा? ए से कितने दूर पे आके रुकेगा? कहीं ना कहीं तो रुकेगा ना, ए और बी के बीच में ही रुकेगा। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए इट स्टॉप्स एंड हाउ मेनी ट्रिप्स इट मेक्स अक्रॉस ए बी। बात समझ में आया क्या? चलिए शुरू करते हैं। ब्लॉक released from A makes, अब ए तो ये भी है, ये भी है, दो तो ए हो गया तो लोग कंफ्यूज कर जाएंगे कौन सा ए फॉर एप्पल है। नहीं, ये वाला पी कर देते हैं। रिलीज फ्रॉम पी, हाँ, मेक्स सेवरल ऑसिलेशंस across several oscillations across AB and finally stops on AB. Find number of trips made across AB. कितना ट्रिप किया बताओ? एंड ऑल्सो टू फाइंड आउट एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए इट स्टॉप्स। ए से कितना दूरी पे ये रुकेगा? क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है लेकिन है बड़ा इंटरेस्टिंग। ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए इट स्टॉप्स। देखो तुम लोग को आर्कराइज पावर में क्या क्या चीजें पढ़ा दिया, डर तो नहीं गए ना तुम लोग? डर गए क्या कि ठीक ठाक है, कंफर्टेबल हो? हैं? इसका तो खाली ऐसे हिलने लगा, क्या हो? फिर मैं देता
तो कितनी डिस्टेंस के बाद ये रुकेगा, हाउ मेनी ट्रिप्स इट विल मेक, है ना? सोचा जाए। समय की कमी है। क्या मैं और 2-3 क्वेश्चन देता हूँ, तुम लोग लिख के लो, ट्राई करके लो, अगले क्लास करेंगे, सोचने के लिए कुछ मौका मिल जाएगा, है ना? ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जिसको हम लोग अगले क्लास करेंगे क्योंकि टाइम कम है। दूसरा क्वेश्चन, कौन है बुढ़ा? अच्छा, ए बुलेट fired horizontally into a fixed block, penetrates to a depth L. If block were free to move, then what would have been, then what would be the depth of penetration? क्या क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया? चलो ठीक है, मैं बताता हूँ क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, कोई एक ब्लॉक रखा हुआ था और कोई बुलेट इसके अंदर फायर किया गया, तो ब्लॉक फिक्स था, मतलब ब्लॉक को पकड़ के रखे थे, ब्लॉक को हम पकड़ के रखे थे, फिक्स, मूव नहीं कर सकता। तो पता चला बुलेट घुस गया कितना अंदर, इट पेनिट्रेट्स इनटू ए डिस्टेंस एल। समझ में आया क्या? अगर ब्लॉक को पकड़ के नहीं रखते, फ्री होता, ब्लॉक रखा हुआ है स्मूथ प्लेन पे, अब मारेंगे, अब भी घुसेगा। क्या डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन वही होगा कि उससे ज्यादा होगा कि कम होगा? आपको क्या लग रहा है? कम होगा, क्योंकि ये भी फेंका जाएगा ना। पकड़ के रखो तो जितना घुस जाता है, नहीं, ये ब्लॉक को कोई पकड़ के रखा है, आप कांटी मारोगे जोर से, जितना घुस जाएगा। ब्लॉक फ्री मारोगे उतना घुसेगा क्या? कम घुसेगा। पूछा कितना घुसेगा बताओ? When it is fixed, the depth of penetration is L. When it is free to move, what will be the depth of penetration? सोचो, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया हूँ, सोचने में क्या है? नहीं, जो वजन तुम नहीं उठा सकते हो, जो तुम उठा सकते हो उससे थोड़ा ज्यादा वजन देने से, उठाने से ही तरह मसल का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, नहीं तो फिर मसल का मसला हो जाएगा, फायदा क्या है? नहीं, लोग बोले क्या मसला है? मसला कुछ नहीं किया, बोलो ना। क्वेश्चन समझ में आया क्या? बताओ ये क्या है? सर ब्लॉक का आंख, ये एक आंख निकल गया, क्या ये? बुलेट। ठीक, मतलब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन समझ में आया? फिर से पढ़ देता हूं। ए बुलेट फायर्ड हॉरिजॉन्टली इनटू ए फिक्स्ड डिस्क, penetrates into a depth L. If block were free to move, then what would be the depth of penetration? क्वेश्चन समझ में आया? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सोचो, तुम लोग अच्छा सोचते हो तो तुम लोगों को सोचने की कुछ मौका दिया जाता है। चले, ये कोई एक स्प्रिंग है और ये उसके साथ लगा एक ब्लॉक, स्प्रिंग का कांस्टेंट K, ब्लॉक का मास M। अगर फ्लोर स्मूथ है, पहले सोचो, क्वेश्चन समझ लो, और मैं ये ब्लॉक को खींचा टू ए डिस्टेंस A और यहां से छोड़ दिया, तो ब्लॉक वापस भागे, आके रुक जाएगा क्या? नहीं, इधर जाएगा। कितना दूर जाएगा इधर को? क्योंकि यहां पर जब आएगा उसका वेलोसिटी ब्लॉक का क्या हो जाएगा? 0। यहां पर भी 0 था, यहां पर 0 था, काइनेटिक एनर्जी में तो कोई गेन या लॉस नहीं हुआ। तो स्प्रिंग में यहां पर कुछ एनर्जी था, यहां पर भी वही एनर्जी होना चाहिए। अगर स्प्रिंग को ए एलोंगेट करने में कुछ एनर्जी है तो ए कंप्रेस करने में भी वही एनर्जी। क्या बात समझ में आ रहा है? अगर मैं इसको ब्लॉक को ऐसे खींच के छोड़ देता हूं तो ये ऐसे ऐसे डेंस करते रहेगा और ये होगा ए, तो ये भी होगा ए। होगा कि नहीं होगा? ये होगा, सबको मालूम है। लेकिन मेरा केस कुछ अलग। मेरा केस क्या है? मेरा केस ये है कि म्यू इज नॉट 0, इट इज रेदर म्यू नॉट।
अब जब इतना दूर खींच के छोड़ेंगे वो आएगा, तो क्या ये ए डिस्टेंस तक कंप्रेस कर पाएगा उसको? उससे कम करेगा, क्योंकि कुछ एनर्जी रास्ते में लॉस हो रहा है। वो लकड़ी इधर होता है, तू इधर कहाँ देख रहा? डायग्राम बना रही थी। इतना प्यार से डायग्राम बना रहा है, पेंटिंग कर रहा है क्या? हाँ। हिंदी करके तो सर कितना बना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं भी बनाता हूँ 8 ऐसे। तो अगर ए डिस्टेंस खींच के छोड़ेंगे तो क्या ये ए डिस्टेंस तक जाएगा? नहीं जाएगा। ज्यादा जाएगा कम जाएगा? कम जाएगा। सपोज छोड़ दिए ए डिस्टेंस लेके और ये गया बी, कितना कम जाएगा? फार्टलेस। समझ में आया? The block was pulled to right by a distance A. Upon release, find by distance A. Upon release, the maximum compression in spring was B. Find A minus B. ठीक है। और ये भी पूछेंगे कि कितने बार ऑसिलेट करके रुकेगा। मान लो ए दे दिया 10 सेंटीमीटर, सब डाटा दे दिया, कितने बार ऑसिलेट करने के बाद रुकेगा? क्रुक 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 रुकेगा कितने बार? वो भी निकाल सकते हो। मैं आपको प्रिमिटिव स्टेज का पहला स्टेज कर दिया। अब देखो कि पहली बार में जितना घट गया, मान लो कि अभी ए माइनस बी निकाले, मान लो निकला 2 सेंटीमीटर, और ये अगले बार में भी देखोगे वही 2 सेंटीमीटर, अगले बार में 2 सेंटीमीटर। अगर पहले से हम 10 सेंटीमीटर खींच के छोड़े होंगे तो 5 बार करके रुकेंगे। बात समझ में आ रहा है? ये है इंटरेस्टिंग पार्ट, लेकिन मैं तुमको थोड़ा सा दिया हूं, ये फाइंड ए माइनस बी। ट्राई कर लेना, फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास। तब तक के लिए जय हिंद।